वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इसके आगे का पार्ट। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जेनेटिक कोड से। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन अ न्यूक्लिक एसिड वाज कॉपीड टू फॉर्म अनदर न्यूक्लिक एसिड। सो रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के टाइम क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड से जो है एक दूसरा न्यूक्लिक एसिड बनाया जाता है, मतलब दैट इज रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन में mRNA बनाना। ठीक, हेंस दिस प्रोसेसेस आर इजी टू conceptualize on the basis of complementarity। सो देखो, कॉम्प्लीमेंटारिटी के बेसिस पे इन प्रोसेस को बताना काफ़ी इजी रहता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन रिक्वायर्स ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स टू सिंथेसाइज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। देखो, फिर ट्रांसलेशन में क्या होता है ना, ट्रांसलेशन में हमको चाहिए रहता है कि जो इन्फॉर्मेशन है, सो इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियोटाइड्स से अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो, ये करना है हमको। Neither does any complementarity exist between nucleotides and amino acids। और कोई complementarity exist नहीं होती न्यूक्लियोटाइड्स और अमीनो एसिड्स में। नॉर could any be drawn theoretically, और theoretically जो है हम उसको बता भी नहीं सकते। So there exist ample evidences, बहुत सारे evidences है thought to support the notion that change in nucleic acids, that is genetic material, were responsible for change in amino acids। देखो, मतलब ऐसे मानते आ रहे हैं हम लोग कि अगर जेनेटिक मटेरियल में चेंज हो जाता है तो अमीनो एसिड के सीक्वेंस में भी चेंज होता है, इसलिए प्रोटीन्स में भी चेंज आता है। दिस लेड टू द प्रपोजिशन ऑफ जेनेटिक कोड that could direct the sequence of amino acids during synthesis of proteins। so इसी नोशन को ध्यान में रख करके हमने क्या बनाया, जेनेटिक कोड बनाया। और इस जेनेटिक कोड से हम बता सकते हैं कि प्रोटीन जो है किस तरह से सिंथेसाइज होंगे। so if determining the biochemical nature of genetic material and the structure of DNA was very exciting, the proposition and deciphering of genetic code were most challenging। देखो, डीएनए का हमने स्ट्रक्चर पता किया, उसके बाद जेनेटिक मटेरियल का नेचर पता किया, तो ये सब चीज़ें काफ़ी एक्साइटिंग थी। लेकिन अब मेन जो बड़ा चैलेंज था वो था जेनेटिक कोड को पता करना कि जेनेटिक कोड कैसा होना चाहिए और कितना होना चाहिए। इन अ वेरी ट्रू सेंस it required involvement of scientists from several disciplines। so several scientists जो है इसमें इन्वॉल्व हो गए थे, जैसे फिजिसिस्ट हो गए थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट हो गए, बायोकेमिस्ट, जेनेसिस्ट एक्सेट्रा। इट वॉज जॉर्ज गेमो थे physicist who argued that since there were only four bases and if they have to code for 20 amino acids, the code should constitute a combination of bases। ये जो साइंटिस्ट थे जॉर्ज, उन्होंने एक आइडिया दिया कि देखो, जैसे कि चार हमारे पास बेसिस है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, अब चार बेसिस है। तो चार बेसिस के लिए, ठीक, कितने हैं, चार बेसिस है और कितने हैं, 20 अमीनो एसिड्स है। तो कहीं ना कहीं पेयर, मतलब कुछ तो पेयरिंग होनी चाहिए बेसिस की, कुछ तो ऐसे दो तीन के इसमें अरेंजमेंट होना चाहिए कि वो 20 अमीनो एसिड्स को कोड कर सके। ठीक, ओके। So he suggested that in order to code for all 20 amino acids, सारे 20 amino acids को कोड करने के लिए the code should be made up of 3 nucleotides, 3 nucleotides का बनना चाहिए। This was a very bold proposition because a permutation combination जो था 4 की पावर 3, that is 4 into 4 into 4, would generate 64 codons, generating many more codons than required। देखो, उन साइंटिस्ट भाई साहब ने बोला कि जो है चार बेसिस है तो 3 के पेयर में होना चाहिए, मतलब 4 की पावर 3 ये सिस्टम होना चाहिए। तो जब ये करते हैं तो इसका आता है 64, मतलब 64 अमीनो एसिड्स तो नहीं है हमारे पास, उस 20 अमीनो एसिड्स है और ये तो 64 रिजल्ट्स देगा। तो ये चीज़ भी थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक थी। ठीक, अब देखते हैं। सो प्रोवाइडिंग प्रूफ दैट द कोडॉन वाज अ ट्रिपलेट। सो प्रूफ प्रोवाइड करने के लिए किसने किया, इट वाज अ मोर डॉन्टिंग टास्क, बहुत मुश्किल टास्क था। द केमिकल मेथड डेवलप्ड, फिर एक केमिकल मेथड डेवलप की गई, किसने की गई, इंडियन साइंटिस्ट थे हरगोबिंद खुराना, नाम याद रखना, हरगोबिंद खुराना ने की। ठीक, कहाँ थे हम, इंस्ट्रूमेंटल इन synthesizing RNA molecules with defined combinations of bases, that is homopolymers and copolymers। so उन्होंने क्या किया ना, देखो जो हर गोविंद खुराना था, ठीक, उन्होंने क्या किया, आरएनए मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज किया। so जिनके कॉम्बिनेशंस जो थे वो, मतलब
बेसिस के होमोपॉलीमर्स थे, मतलब सेम थे या फिर कोपॉलीमर्स थे, ठीक। सो मार्शल नेरेनबर्ग सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसाइज फाइनली हेल्प द कोड टू डिसिफर्ड। फिर मार्शल नेरेनबर्ग आए जिन्होंने सेल फ्री सिस्टम दिया प्रोटीन सिंथेसाइज का, मतलब सेल के बाहर प्रोटीन सिंथेसाइज करवा के दिखाया, और उसने क्या किया, हेल्प किया कोड को डेसिफर्ड करने, मतलब कोड को सामने लाने में हेल्प किया। Severoocou enzymes polynucleotide phosphorylase was also helpful in polymerizing RNA with defined sequences in a template independent manner, that is enzymatic synthesis of RNA, ठीक। कहा थी मैं, हाँ। ये जो एंजाइम था Severoocou enzyme, that is polynucleotide phosphorylase, polynucleotide phosphorylase एंजाइम था। phosphorylase एंजाइम क्या करता है, फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करता है। was also helpful in polymerizing RNA, उसने क्या किया, पॉलीमराइज किया आरएनए का, ठीक, मतलब आरएनए को पॉलीमर्स में कन्वर्ट किया विथ डिफाइंड सीक्वेंस, और उसके सीक्वेंस जो डिफाइंड थी, पता थी हमको, इन अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, सो बिना टेम्पलेट के उसने पॉलीमराइजेशन किया आरएनए का, और जिसको बोला गया एंजाइमेटिक सिंथेसाइज ऑफ आरएनए। सो फाइनली अ चेकर बोर्ड ऑफ जेनेटिक कोड वाज प्रिपेयर्ड। फिर इस प्रोसेस को यूज करके जो है एक चेकर बोर्ड बनाया गया जेनेटिक कोड का, और ये रहा वो। इसमें कुछ नहीं है, बस ऐसे लिखना UCAG, ऐसे लिख रहा, फिर यहाँ पे लिखना UCAG, और यहाँ पे फिर UCAG, ऐसे करके 3 बार UCAG लिखना है। उसके बाद इसको 1 2 3 इसको मिला करके इस तरह से ट्रिपलेट बनाना है। ट्रिपलेट बनाने के बाद देखो, फिर इसको याद रखना है कि कौन सा जो है कोड किसके लिए यूज होगा। तो ये फर्स्ट पोजीशन है फर्स्ट पोजीशन है कोडॉन की, ये दूसरी पोजीशन है बेस पेयर की, तीसरी पोजीशन है, ठीक। तो अभी देखते हैं। ट्रिपल यू जो है फिनाइलएलेनिन, WC दैट इज आल्सो फिनाइलएलेनिन, UUA ल्यूसीन, UUG ल्यूसीन, ठीक है। तो इसमें से हम जो इम्पोर्टेंट उसको देखेंगे, दैट इज AUG मिथ्योनिन अकेला। उसके बाद है ये सारे, देखो ये सारे जो है आर्जिनिन के लिए है, ये सारे जो सेरिन के लिए, ऐसे जो बॉक्स सारे एक के लिए है, ये थ्रियोनिन के लिए है, ये प्रोलिन के लिए, ये ल्यूसीन के लिए है, ठीक है, ऐसे याद रखना है। वैलिन के लिए, ये एलेनिन के लिए, ठीक है। ये सब ग्लाइसिन के लिए है, ऐसे जो सबके लिए उसको याद रखना। और ये रहे स्टॉप कोडॉन, UAA स्टॉप, UAG स्टॉप, एक और स्टॉप कोडॉन है, कहाँ गया, ये रहा UGA स्टॉप कोडॉन, ठीक है। उसके बाद एक और कोडॉन है जो सिर्फ एक के लिए ही कोड करता है, एलेनिन, प्रोलिन, सेरिन, ल्यूसीन, ठीक है। बाकी सबके जो है दो कोडॉन्स तो है ही है, और बस एक मिथ्योनिन का एक ही है सिर्फ, AUG, जो कि स्टार्ट कोडॉन भी है, ठीक है। ये जो है कोड इसको याद रखना, ठीक। अब इसके देखते हैं सेलिएंट फीचर्स की, क्या क्या फीचर्स है जेनेटिक कोड के। तो कोडॉन इज ट्रिपलेट कोडॉन है, हमको पता है। 61 कोडॉन्स जो है कोड फॉर अमीनो एसिड, 61 अमीनो एसिड्स बनाते हैं, और 3 कोडॉन्स जो है डू नॉट कोड फॉर अमीनो एसिड, पर ये क्या करते हैं, स्टॉप कोडॉन का काम करते हैं। कौन से होते हैं वो, AUG, सॉरी, ओहो, UAA, UAG एंड UGA, ये स्टॉप कोडॉन होते हैं, ठीक है। सम अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडॉन, कुछ अमीनो एसिड्स जो है मोर देन 1 कोडॉन से कोड होता है, हेंस द कोडॉन इज डीजेनरेट, इस कोडॉन को डीजेनरेट बोला जाता है। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं एग्जाम्पल, ये वैलिन का एग्जाम्पल, कितने सारे अमीनो एसिड्स बना रहे हैं वैलिन। द कोडॉन इज read in mRNA in a contiguous fashion, there are no punctuations। अगर ऐसा लिखा है AUG से मान के चलो ऐसा लिखा है, तो उसको AUG CAU और इस टाइप से ही मतलब पढ़ा जाएगा पूरा, ठीक है। द कोड इज नियरली यूनिवर्सल, कोड यूनिवर्सल है, सभी जेनेटिक मटेरियल के लिए सेम है। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन, UU वुड कोड फॉर फिनाइलएलेनिन, सो बैक्टीरिया से ह्यूमन तक जो है UU फिनाइलएलेनिन ही बनाएगा। सम एक्सेप्शंस टू दिस रूल हैव बीन फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन्स, देखो माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, और कुछ प्रोटोजोन्स में, बाकी सबके लिए पूरा सेम है। AUG हैज डुअल फंक्शंस, AUG के डुअल फंक्शन से मिथ्योनिन के लिए कोड करता है, एंड इनिशिएटर कोडॉन है, स्टार्ट करवाता है,
ट्रांसलेशन, ठीक। सो UAA, UAG एंड UGA आर स्टॉप टर्मिनेटर कोडॉन से। इफ फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स इन mRNA, देखो ये mRNA का सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स में, प्रेडिक्ट सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स कोडेड बाय इट, ठीक है। तो चेक बोर्ड का जो है वो उसका हेल्प लेकर के इसका बोलो, दैट इज AUG, स्टार्ट कोडॉन स्टार्ट होगा यहाँ से, ट्रिपल यू फिनाइलएलेनिन, UUCB एक कुछ है, फिर ये ट्रिपल यू फिनाइलएलेनिन एंड UUC, व्हाट इज where is U and C, हाँ UUCs, that is phenylalanine, triple U is also phenylalanine, so ये सब phenylalanine ही है। let me see, let me check it, does it have phenylalanine or not। देखो AUG स्टॉप कोडॉन, ट्रिपल U phenylalanine, UUC phenylalanine सब पूरा कौन सा है, phenylalanine, है, ठीक है सबका। So now try the opposite. Following is a sequence of amino acid code, और अब इसका mRNA प्रेडिक्ट करता है, ये जो है ये उसी का आंसर है। खैर बच्चों को ज़रा अच्छा देना चाहिए ताकि बच्चे कर सके। अब तुम वही क्वेश्चन पूछ के उसी का नीचे आंसर दोगे, कैसे चलेगा। अब आते हैं म्यूटेशंस एंड जेनेटिक कोड। अब जेनेटिक कोड में किस तरह के म्यूटेशंस हो सकते हैं। The relationship between genes and DNA are best understood by mutation। देखो जीन्स और DNA का रिलेशनशिप जो है अच्छे से म्यूटेशन से पता चलता है। अगर DNA में कोई भी गड़बड़ी हुई तो पूरा जीन में गड़बड़ी हो जाता है। You have studied about mutation and its effect in chapter 4। हमने चैप्टर 4 में म्यूटेशन पढ़े थे, सिंगल बेस पेयर पढ़े थे, क्रोमोसोमल म्यूटेशन पढ़े थे। So effect of large deletions and rearrangements in a segment of DNA are easy to comprehend। तो जो बड़े बड़े म्यूटेशंस रहते हैं ना उनको पता करना ईजी रहता है। सो इट मे रिजल्ट इन लॉस और गेन ऑफ अ जीन एंड सो एज फंक्शन। तो हमको पता कर सकते हैं कि देखो एक जीन है, जैसे ये पूरा DNA का स्ट्रेच है, इसमें यहाँ से यहाँ तक का एक जीन जो है वो कट है या फिर अरेंज है, तो हमको पता चल सकता है कि देखो एक जीन में गड़बड़ी है, इसका मतलब ये जो जीन नहीं है तो इसका जीन का फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर DNA के बेस में ही गड़बड़ हो जाए तो The effect of point mutations will be explained here। अब हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे कि अगर DNA के एक बेस में ही गड़बड़ हो जाए तो क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इज चेंज ऑफ सिंगल बेस पेयर। एक सिंगल बेस पेयर का चेंज होना, जीन या फिर जीन फॉर बीटा ग्लोबिन चेन दैट रिजल्ट्स इन चेंज ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यू ग्लूटामेट टू वैलिन, और ये किस में होता है, सिकल सेल एनीमिया में होता है, ठीक। हमने इसको भी पढ़ा था चैप्टर 4 में। सो इफेक्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशंस that inserts or deletes a base in structural gene can be better understood by following simple example। तो कोई एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, इससे ना पता कर सकते हैं कि जेनेटिक मतलब जो है पॉइंट म्यूटेशन किस टाइप का होता है, ठीक। सो कंसिडर अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, कुछ वर्ड्स का बना हुआ है, और जो ये लेटर्स जो है वो क्या है, एक जेनेटिक कोड है। सो इसका है राम हैज रेड कैप, राम हैज रेड कैप, ठीक। सेंस बना रहा है, सेंस बना रहा है कि नहीं कि राम के पास रेड कैप है, सेंस बना रहा है। If we insert a letter B in between has and red and rearrange the statement, it would be Ram has BREDCAP। क्या, no sense, it doesn't make a sense। यहाँ तक सेंस बना रहा है कि राम हैज, पर ये आगे का क्या, आगे तो कोई सेंस ही नहीं बना रहा है। उसके बाद जैसे अगर हम दो लेटर को इंसर्ट करेंगे उस सेम प्लेस में बी आए, नाउ इट वुड बी रीड एज राम हैज, यहाँ तक तो ठीक है, BRIEDCAP, अगेन नो सेंस। यही होता है मिस सेंस म्यूटेशन, नॉन सेंस म्यूटेशन। नाउ वी इंसर्ट 3 letters टुगेदर, से बिग, द स्टेटमेंट वुड रीड। देखो अब तीन जो है 3 letters डाल दिए, दैट इज बिग। राम हैज बिग रेड कैप, क्या बना रहा है, सेंस बना रहा है, सेंस बना रहा है, लेकिन दूसरा सेंस बना रहा है। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि राम के पास रेड कैप है, हमको यही चाहिए सिर्फ, लेकिन अब यहाँ बोल रहा है कि राम के पास बिग रेड कैप है, तो ये सेंस तो बना रहा है लेकिन अलग कुछ बना रहा है, वो नहीं चाहिए हमको, जो चाहिए वो नहीं बना रहा है, कुछ अलग ही बना रहा है। द सेम एक्सरसाइज कैन बी रिपीटेड बाय डिलीटिंग द लेटर्स। सो हम डिलीट कर सकते हैं लेटर्स को, पहले आर डिलीट किया, फिर डी, वन बाय वन, एंड रीअरेंज द स्टेटमेंट टू मेक द ट्रिपल वर्ड। अब देखो अगर हम डिलीट कर रहे हैं तो भी कोई सेंस नहीं बना रहा है, यह राम हैज तक का सेंस है, इसके आगे जो है कोई सेंस नहीं बना रहा है। अब यहाँ पे सेंस बना रहे हैं, राम हैज कैप,
पर ये हमको नहीं चाहिए, जैसे यहाँ वाला नहीं चाहिए था, सेंस बना करके भी हमको नहीं चाहिए। इसका ये मतलब होता है अगर जेनेटिक कोड में ये देखो इस तरह से को कुछ और मतलब सेंस बना रहा है, बट अगर कोई और चीज़ है तो वो गलत हो जाएगा। जैसे मान के चलो AUG GGA CUUA आई एम सॉरी UUC, मान के चलो ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक, ये जेनेटिक कोड है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसे स्टार्ट हुआ, ठीक। अगर मैं इसमें से U की जगह A डाल दूंगी तो क्या हो जाएगा, AUG हो जाएगा, GGA हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, UAC हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा। पर हमको ये वाला चाहिए था, पर हमको मिल गया ये वाला। देखो सेंस तो बना रहा है क्योंकि ये भी क्या बनाएगा, अमीनो एसिड बनाएगा, ये कोड करेगा अमीनो एसिड के लिए। पर जो अमीनो एसिड हमको नहीं चाहिए ये उसके लिए कोड करेगा। हमको तो चाहिए UUC वाला जो कि फिनाइल एलेनिन होता है, और ये दूसरा वाला बना देगा। तो इसकी वजह से जो है सिर्फ एक अमीनो एसिड मतलब एक बेस पेयर के चेंज की वजह से पूरा जो है अमीनो एसिड का सीक्वेंस और पूरा प्रोटीन गड़बड़ा जा सकता है। The conclusion from the above exercise is very obvious. Insertion or deletion of one or two base changes the reading frame from point of insertion or deletion. देखो point of insertion से मतलब insertion और deletion से मतलब वहाँ से जहाँ insert हुआ है delete हुआ है वहाँ से पूरी frame जो है वो change हो जाती है, पूरी reading frame change हो जाती है. So however such mutations are referred to as, so इन mutations को क्या बोला जाता है, frame shift insertion और deletion mutation. फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन अगर इंसर्ट होता है तो और डिलीट होता है तो डिलीशन म्यूटेशन. इंसर्शन और डिलीशन ऑफ 3 और इट्स मल्टीपल बेस इंसर्ट और डिलीट इन वन और मल्टीपल कोडॉन, हेंस one or multiple amino acids and reading frame remains unaltered from that point of onwards. ठीक, सो इंसर्शन या फिर डिलीशन होना 3 या फिर मल्टीपल बेसिस का, ठीक है, इंसर्ट या डिलीट होना, उससे क्या होता है मल्टीपल कोडॉन बनता है और उससे मल्टीपल अमीनो एसिड्स के लिए वो कोड कर सकता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिखाया। तो उस टाइप से अगर मान के चलो एक साथ 3 पे मान के चलो ये 3 एक साथ जो है इंसर्ट हो जाए या फिर 3 एक साथ जो है डिलीट हो जाए तो ये क्या बनाएगा, पूरा एक जो है कोडॉन ही पूरा चेंज हो जाएगा, एक जिससे पूरा अमीनो एसिड चेंज हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं tRNA द अडेप्टर मॉलिक्यूल. सो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग the proposition of code, it was clear to Francis Crick that there has to be a mechanism to read the code and also link it to amino acids. देखो अभी कोई तो होना चाहिए, जैसे हमने निकाल लिया बेस पेयर से, कोडॉन से हमने अमीनो एसिड सीक्वेंस निकाल लिया, बट अब कोई तो होना चाहिए हमारे सेल के अंदर जो ये पता कर सके कि जो है बेस पेयर है, बेस पेयर से अमीनो एसिड का सीक्वेंस निकाल ले। सेल के अंदर ऐसा कोई होना चाहिए, तो सेल के अंदर ऐसा एक है, कौन है वो है tRNA, ट्रांसफर RNA, ठीक है, बिकॉज अमीनो एसिड्स हैव नो स्ट्रक्चरल स्पेशलिटीज टू रीड द कोड यूनिकली, सो ही पोस्टुलेटेड द प्रेजेंस ऑफ एन अडेप्टर मॉलिक्यूल. सो देखो ये जो फ्रांसिस क्रिक था ना, उसने फिर क्या किया, पोस्टुलेट किया एक अडेप्टर मॉलिक्यूल, मतलब उसने बोला कि एक अडेप्टर मॉलिक्यूल है जिसके पास दोनों चीज़ें, जो अमीनो एसिड को भी अपने साथ जोड़ सकता है और अपने उसके पास क्या है, कोडॉन्स भी है, that would on one hand read the code and on other hand would bind to specific amino acids. So देखो एक जगह क्या करेगा, वो कोड को रीड करेगा और दूसरे जगह अमीनो एसिड्स को बाइंड करेगा. तो tRNA then called sRNA, that is soluble RNA. फिर tRNA क्या बन जाएगा, sRNA बन जाएगा, was known before the genetic code was postulated. देखो ये तो पहले ही पता है, जेनेटिक कोड पोस्टुलेट करने से पहले ही पता चल गया. However its role as an adapter molecule was assigned much later. फिर उसका रोल जो है एज एन अडेप्टर मॉलिक्यूल वो लेट असाइन किया गया. ठीक, सो tRNA हैज एन एंटी कोडॉन लूप. देखो tRNA के पास एक एंटी कोडॉन लूप होता है, ये वाला, ये mRNA है, mRNA के पास कोडॉन है और इस कोडॉन को जो है बेस पेयरिंग यहाँ पे इसके पास है. फिर अगर मान के चलो UAC अगर mRNA पर है तो उसका जो अपोजिट होगा दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री AUG, वो आकर के इस पे जुड़ेगा. ठीक, और ये पूरा tRNA का स्ट्रक्चर है और यहाँ पे इसके साथ जुड़ा रहता है अमीनो एसिड जुड़ा रहता है. इस टाइप से ये क्या करता है, अमीनो एसिड से भी जुड़ता है और कोडॉन से भी जुड़ता है. दैट हैज़ बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री टू कोडॉन, कॉम्प्लीमेंट्री रहते हैं कोडॉन के बेसिस. ठीक, एंड इज ऑल्सो हैज़ एन अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड, और एक अमीनो एसिड का एक्सेप्टर एंड रहता है ये वाला, टू विच इट बाइंड्स टू अमीनो एसिड्स.
टीआरएनएज आर स्पेसिफिक फॉर ईच अमीनो एसिड, सो हर एक अमीनो एसिड के लिए एक अलग टीआरएनए होता है. फॉर इनिशिएशन देयर इज अनदर स्पेसिफिक टीआरएनए दैट इज रेफर्ड टू एज इनिशिएटर टीआरएनए. सो एक इनिशिएटर टीआरएनए होता है, ठीक, जो रीड करता है एयूजी को, लाता है मिथ्योनिन को और इनिशिएशन करता है. देयर आर नो टीआरएनएज फॉर स्टॉप कोडॉन. स्टॉप कोडॉन के लिए कोई टीआरएनए नहीं होता है, ठीक. इन फिगर 5.12 द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए हैज बीन डिपिक्टेड दैट लुक्स लाइक क्लोवर लीफ. सेकेंडरी स्ट्रक्चर इसका क्लोवर लीफ जैसा होता है, मतलब वो क्लोवर लीफ लॉन्ग जैसा होता है. और इसका एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है वो किसकी तरह है, इन्वर्टेड एल की तरह स्ट्रक्चर होता है, ठीक है. ओके, फिर आते हैं ट्रांसलेशन पर कि ट्रांसलेशन कैसे होता है. सो ट्रांसलेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स फ्रॉम अ पॉलीपेप्टाइड. सो एक पॉलीपेप्टाइड से पॉलीमराइजेशन करना अमीनो एसिड्स का, मतलब अमीनो एसिड्स का पॉलीमर फॉर्म करना, दैट इज नोन एज ट्रांसलेशन. In order and sequence of amino acids are defined by the sequence of bases in mRNA. So amino acids का क्या order होना चाहिए, इसका कौन बताता है, mRNA का sequence बताता है. The amino acids are joined by a bond which is known as peptide bond. amino acid किससे joint रहता है, peptide bond से जुड़ता है. Formation of a peptide bond requires energy. So peptide bond formation के लिए energy चाहिए होती है. Therefore in first phase itself amino acids are activated in presence of ATP and linked to their conjugate tRNA, process commonly called as charging of tRNA, amino acylation of tRNA. देखो अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए में क्या होता है ना, जो अमीनो एसिड रहता है, अमीनो एसिड जो है वो चार्ज होता है. चार्ज होता है इट मीन्स उस पे एटीपी के प्रेजेंस में किससे बाइंड करता है, टीआरएनए से जा करके बाइंड करता है. और फिर यही एनर्जी होती है, यही जो एटीपी मॉलिक्यूल रहता है जो उसके पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है. और इस प्रोसेस को बोला जाता है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या फिर अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, ठीक है. So if two such charged tRNAs are brought close enough, the formation of peptide bond between them takes place. So would be favored energetically. So अगर दो tRNA एक दूसरे के पास आ जाते हैं, जैसे ये tRNA एक दूसरे के पास आ गया, फिर एक और आ गया, तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा दोनों के बीच में, ठीक है, because they have the ATP as energy source. The presence of a catalyst would enhance the rate of peptide bond formation. और एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस से रेट को एनहांस किया जा सकता है, ठीक. The cellular factor responsible for synthesizing protein is ribosome. सेल के अंदर तो कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए जहाँ पे प्रोटीन बने, और वो स्ट्रक्चर कौन सा होता है, वो होता है राइबोसोम स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे प्रोटीन बनता है. The ribosome consists of structural RNAs and about 80 different proteins. So ribosome किसका बना रहता है, राइबोसोम बना रहता है, RNA का बना रहता है और R प्रोटीन्स का बना रहता है, ठीक. तो मतलब इसके पास क्या कौन होता है, RNA होता है और R प्रोटीन्स होते हैं, जो कि क्या करवाते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करवाते हैं, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करवाएंगे. In its inactive state it exists as two subunits. इनएक्टिव स्टेट में दो सब यूनिट की तरह रहता है, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट. व्हेन द स्मॉल सब यूनिट एनकाउंटर्स एमआरएनए, जैसे ही स्मॉल सब यूनिट पर एमआरएनए आके पहुंचता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए टू प्रोटीन बिगिंस, वैसे ही प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है ट्रांसलेशन वाला. देयर आर टू साइट्स इन लार्ज सब यूनिट फॉर subsequent amino acids to bind and thus be close enough to each other for the formation of peptide bond. देखो दो साइड्स रहती हैं. सो जो लार्ज सब यूनिट रहता है ना, इसके ऊपर दो साइड्स रहती है, जहाँ पर क्या होता है, अमीनो मतलब टीआरएनए आता है अमीनो एसिड लेकर के, और वो दूसरे वाले अमीनो एसिड से बाइंड करके फिर वहाँ से निकल जाता है. तो इस तरह की दो साइड्स रहती है. द राइबोसोम ऑल्सो एक्ट एज अ कैटलिस्ट, दैट इज 23 rRNA इन बैक्टीरिया is the enzyme that is ribozyme. So 23S rRNA बैक्टीरिया में एक एंजाइम है जो राइबोजाइम है. राइबोजाइम मतलब वो आरएनए जो एंजाइम की तरह काम करेगा और कैटेलाइज करेगा प्रोटीन सिंथेसिस को फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करवाएगा, ठीक है. सो अ ट्रांसलेशनल यूनिट दैट इज एमआरएनए. सो ट्रांसलेशनल यूनिट एमआरएनए जो है सीक्वेंस ऑफ आरएनए दैट इज फ्लैंक्ड बाय द स्टार्ट कोडॉन. सो इस पे सबसे पहले क्या होता है, स्टार्ट कोडॉन होता है, एयूजी रहता है, और फिर लास्ट में स्टॉप कोडॉन्स रहते हैं, कोड फॉर कोड्स फॉर पॉलीपेप्टाइड, और बीच में जो कोड्स रहते हैं जो पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं. And mRNA also has some additional sequences that are not translated and are referred to as untranslated region, UTR.
देखो mRNA के पास कुछ ऐसे भी रीजन्स रहते हैं जो ट्रांसलेट नहीं होते हैं, जिसका प्रोटीन नहीं बना जाता है, और उन रीजन्स को बोला जाता है अनट्रांसलेटेड रीजन्स। तो यूटीआर्स आर प्रेजेंट एट बोथ 5' एंड, दोनों 5' एंड पर प्रेजेंट रहते हैं बिफोर स्टार्ट कोडॉन एंड 3' एंड आफ्टर स्टार्ट कोडॉन। सो बिफोर और आफ्टर स्टार्ट कोडॉन वो प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। सो दे आर रिक्वायर्ड फॉर इफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस, अच्छे से ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए वो रिक्वायर्ड रहते हैं। सो फॉर इनिशिएशन the ribosome binds to mRNA at the start codon, that is AUG, that is recognized only by initiator tRNA, ठीक है। सो इनिशिएशन मतलब सबसे पहले क्या होता है, राइबोसोम जो है, राइबोसोम का नीचे वाला स्मॉल सब यूनिट वो बाइंड करता है mRNA से स्टार्ट कोडॉन वाली साइड पर, दैट इज AUG पर बाइंड करता है, ठीक। और इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है इनिशिएटर tRNA, मतलब इनिशिएटर tRNA आता है मिथ्योनिन को लेकर के उसको रिकॉग्नाइज करता है। द राइबोसोम प्रोसीड्स टू द इलोंगेशन फेज ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज, फिर वो इलोंगेशन फेज पर आएगा, ठीक। सो ड्यूरिंग दिस स्टेज complexes composed of an amino acid linked to tRNA sequentially bind to the appropriate codon in mRNA by forming complementary base pairs with the tRNA anticodon। अब क्या होगा, इसी में जो tRNA आते जाएंगे ना वो मतलब बाइंड करते जाएंगे, जो एंटीकोडन, जो tRNA का एंटीकोडॉन है और जो RNA पे जो कोडॉन्स है वो एक दूसरे से बाइंड करेंगे, और ऊपर से क्या है वो अमीनो एसिड से भी बाइंड होगा। ये राइबोसोम मूव्स फ्रॉम कोडॉन टू कोडॉन, अब जो राइबोसोम है वो कोडॉन से कोडॉन मूव करेगा mRNA के। अमीनो एसिड्स आर एडेड 1 by 1, और 1 by 1 जो अमीनो एसिड ऊपर के साइड ऐड होते जाएंगे, ट्रांसलेटेड इनटू पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंसेस डिक्टेटेड बाय डीएनए एंड रिप्रेजेंटेड बाय mRNA। देखो फिर किस में ट्रांसलेट होता है, पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंसेस में ट्रांसलेट होता है, डिक्टेट कौन करता है, डीएनए, और रिप्रेजेंट कौन करता है, mRNA। एट द एंड अ रिलीज फैक्टर बाइंड्स टू स्टॉप कोडॉन, फिर एक रिलीज फैक्टर आकर के स्टॉप कोडॉन पर बाइंड कर जाता है और जिससे टर्मिनेट हो जाता है ट्रांसलेशन एंड रिलीजिंग द कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम द राइबोसोम, और राइबोसोम से कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड रिलीज हो जाती है। चलो अभी यहाँ पे देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या हुआ, mRNA आया, mRNA क्या किया, राइबोसोम को स्मॉल सब यूनिट एनकाउंटर किया, मतलब वहां पे आया। तो उसका स्टार्ट कोडॉन था, दैट वाज अ AUG स्टार्ट कोडॉन, ठीक। सो AUG स्टार्ट कोडॉन पे सबसे पहला tRNA आया, और वो tRNA जो आया वो मिथ्योनिन वाला tRNA आया, ठीक है। सो AUG पर आया, सबसे पहले tRNA आया, उसके ऊपर मिथ्योनिन लगा था, फिर ये इसने इसके साथ कोड किया, ठीक। तो इसने इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म किया, कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म करके क्या हो गया, ये जो tRNA है ये इधर चला गया और फिर इधर से जो है बाहर चला गया, ठीक। ओके उसके बाद जब ये tRNA यहाँ पे था, सेकंड पोजीशन पे था, तो यहाँ से एक और tRNA आया जो इस पोजीशन पे आया, और फिर ये वाला और ये वाला जो अमीनो एसिड्स है इन दोनों के बीच में क्या हो गया, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। वैसे ही दूसरे जो tRNA आते गए उनके साथ होते गया। सो एक tRNA ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट होता था, पहला वाला, फिर दूसरा वाला यहाँ आता है, फिर इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, और ऐसे करते 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 जो है लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म हो गई, ठीक है। फिर आते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन। अब जीन एक्सप्रेशन क्या होता है, जीन एक्सप्रेस करती है खुद को, जीन खुद को एक्सप्रेस करके क्या बनाती है, प्रोटीन बनाती है। तो जीन एक्सप्रेशन का पूरा पूरा मतलब होता है प्रोटीन सिंथेसिस, कि अगर कोई जीन खुद को एक्सप्रेस कर रही है मतलब वो क्या कर रही है, प्रोटीन बना रही है, ठीक है। तो मैं इसको लिख देती हूँ, खुद को एक्सप्रेस करने का मतलब क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसाइज। अगर हम बोलेंगे कि जीन खुद को एक्सप्रेस नहीं कर रही है, तो अगर जीन खुद को एक्सप्रेस नहीं कर रही है मतलब वो प्रोटीन नहीं बना रही है, ठीक। सो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन रिफर्स टू वेरी ब्रॉड टर्म दैट में अकर एट वेरियस लेवल्स, बहुत सारी लेवल्स पे जीन रेगुलेशन होता है, मतलब जीन को जो है इस तरह से, जीन के एक्सप्रेशन को इस तरह से रेगुलेट किया जाता है कि एक तो वो प्रोटीन बनाए, नहीं तो वो प्रोटीन नहीं बनाए। सो कंसिडरिंग दैट जीन एक्सप्रेशन रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड, सो जीन एक्सप्रेशन क्या करती है, फॉर्मेशन करती है पॉलीपेप्टाइड का। इट कैन बी रेगुलेटेड एट सेवरल लेवल्स, और उसको कई सारे लेवल्स पे उसको रेगुलेट किया जाता है। इन यूकैरियोट्स द रेगुलेशन कुड बी एक्सर्टेड एट, सो जो यूकैरियोट्स रहते हैं उसमें कहाँ कहाँ रेगुलेशन होगा जीन का, पहला होगा ट्रांसक्रिप्शनल लेवल
फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट मतलब एमआरएनए, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट मतलब एमआरएनए के फॉर्मेशन के टाइम। सो एमआरएनए के फॉर्मेशन मतलब एमआरएनए के फॉर्मेशन के टाइम पे भी उसको रेगुलेट किया जा सकता है। ठीक, फिर प्रोसेसिंग लेवल पे भी, दैट इज रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग, जहाँ पे एमआरएनए को हमने देखा था कैप ऐड की जाती है, टेल ऐड की जाती है, फिर बीच बीच में स्प्लाइस किया जाता है, एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स कट किए मतलब इंट्रॉन्स कट किए जाते हैं। तो ये जो था प्रोसेसिंग लेवल पर भी जीन रेगुलेशन होता है। और एक होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, और एमआरएनए का ट्रांसपोर्ट न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म पे। और एक होता है फिर ट्रांसलेशनल लेवल पर, जहाँ पे ट्रांसलेशन होता है उसके ट्रांसलेशन के टाइम पर। ठीक, सो अब जो है ये एक्सप्रेशन जो है मतलब जीन का जो एक्सप्रेशन का जो रेगुलेशन है, तो वो ये कहता है कि भाई कुछ ऐसा रहता है, मतलब कुछ जो हमारे बॉडी के पार्ट्स रहते हैं जहाँ पे उस प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो जीन वो प्रोटीन बना रही है उस जीन को क्या किया जाता है, सुप्रेस किया जाता है, मतलब उस जीन को दबाया जाता है, उस जीन को बोला जाता है कि तुझे प्रोटीन नहीं बनाना है। और कुछ ऐसे रीजन रहते हैं जहाँ पे उस प्रोटीन की ज़रूरत रहती है, इसलिए वहाँ पे उस जीन को बोला जाता है कि तुझे प्रोटीन बनाना है। तो ये होता है रेगुलेशन। ठीक है, राइट, ओके। सो अब देखते हैं इसमें कौन सा टाइप का रेगुलेशन है। सो द जीन्स इन अ सेल आर एक्सप्रेस टू परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शंस और अ सेट ऑफ फंक्शंस। सो जो सेल्स के अंदर की जो जीन्स रहती है, सो वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करती है, सेट ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म करती है जीन्स। ठीक, फॉर एग्जाम्पल इफ एन एंजाइम कॉल्ड बीटा गैलेक्टोसाइडेज इज सिंथेसाइज्ड बाय ई कोलाई, इट इज यूज्ड टू कैटालाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसेक्राइड लैक्टोज इनटू गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। अब क्या होता है ना, ई कोलाई के अंदर जो है एक एंजाइम सिंथेसाइज होता है जिसको बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बोला जाता है। अब वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम किसके लिए जरूरी होता है, हाइड्रोलिसिस करता है, मतलब ब्रेक करता है। किसको ब्रेक करता है, लैक्टोज को। लैक्टोज जो एक डाइसेक्राइड है, दो शुगर मॉलिक्यूल्स है लैक्टोज के अंदर, तो उन दो शुगर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके वो गैलेक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, द बैक्टीरिया यूज देम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, और फिर बैक्टीरिया क्या करेगा, गैलेक्टोज और ग्लूकोज को अपने एज अ एनर्जी सोर्स वो यूज करेगा। हेंस इफ द बैक्टीरिया डू नॉट हैव लैक्टोज अराउंड देम to be utilized for energy source, they would no longer require the synthesis of enzyme beta galactosidase। अभी देखो हम ये क्या बात कर रहे हैं कि अपने एनवायरनमेंट में अगर उसके लैक्टोज प्रेजेंट है तो वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना करके लैक्टोज को तोड़ करके अपना खाना बना लेगा। लेकिन अगर उसके एनवायरनमेंट में लैक्टोज ही नहीं है तो वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना करके मतलब क्यों बनाएगा, वो नहीं बनाएगा। और अगर बनाएगा तो वो क्या होगा, वेस्टेज हो जाएगा, उसका एनर्जी का वेस्टेज हो जाएगा, इसीलिए वो जो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनाएगा। सो देयरफॉर इन सिंपल टर्म्स is the metabolic physiological और environmental conditions that regulate the expression of genes। so देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जीन के एक्सप्रेशन को क्या रेगुलेट किया जाता है, मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल कंडीशंस। मेटाबॉलिक कंडीशंस मतलब अगर मेटाबॉलिज्म में कोई एंजाइम या फिर कोई चीज़ रिक्वायर्ड है तो होगा। फिजियोलॉजिकल मतलब अगर किसी ऑर्गन में उस प्रोटीन का या किसी एंजाइम का रिक्वायरमेंट है तो होगा। एनवायरमेंटल अगर अपने एनवायरमेंट में वो चीज़ प्रेजेंट है जिसके लिए हमें वो प्रोटीन या एंजाइम चाहिए तो वो जो है पॉजिटिव रेगुलेशन देगा, मतलब वो बनाया जाएगा, नहीं तो वो नहीं बनाया जाएगा प्रोटीन। The development and differentiation of embryo into adult organism are also a result of coordinated regulation of expression of several sets of genes। ये देखो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसने जो ये लाइन बोली है ना, ये लाइन इसने बहुत अच्छी बोली है और इस लाइन को जो है मैं बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस बताऊंगी। तो द डेवलपमेंट एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ एम्ब्रियो इनटू एडल्ट ऑर्गेनिज्म। सो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट और डिफ्रेंसिएशन होना एडल्ट ऑर्गेनिज्म में वो क्या है, रिजल्ट ऑफ कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल सेट्स ऑफ जीन्स। अब तुम सोचो कि जो एम्ब्रियो रहता है, एम्ब्रियो के अंदर सारे स्टेम सेल्स रहते हैं। ठीक, स्टेम सेल्स रहते हैं और वो स्टेम सेल्स जो है वो डिफरेंट ऑर्गन के सेल्स बनाती है। अब मान के चलो उसने जो है बनाया सेल्स हमारे आँखों का। ठीक, तो जो सेल्स है वो क्या बनाएगी, हमारे आँखों को बनाएगी, आई बॉल का फॉर्मेशन करेगी, कॉर्निया का, आइरिस का, रॉड्स का, कोन्स का, उसका फॉर्मेशन करेंगे। ओके,
और कुछ सेल से जैसे हेयर फॉलिकल क्या बनाएगा, हमारे हेयर बनाएगा, हेयर शाफ्ट और हेयर को बनाएगा। अगर अभी देखो जो पूरा सेल है, सेल के अंदर पूरा डीएनए प्रेजेंट है और डीएनए के अंदर जो है वो सारे जीन्स हैं जो हमारे पूरे बॉडी फीचर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हर एक चीज़ के लिए। तो अगर हमारी आंखों की जो सेल्स है, अगर उसके अंदर हेयर फॉलिकल वाला जीन एक्टिवेट हो गया, तो ऐसा नहीं होता है ना, आंखों के अंदर हेयर फॉलिकल वाला जीन एक्टिवेट नहीं होता है। तो यही चीज़ होती है जो कि मतलब यही रेगुलेशन होता है जीन्स का, जिसकी वजह से कहीं पर भी कोई भी चीज़ नहीं बनती है, ठीक। और जब ये रेगुलेशन बिगड़ जाता है तो जो है फिर वो डिजीज कंडीशन हो जाती है भयानक वाली। So in prokaryotes, control of the rate of transcriptional initiation is the predominant site for control of gene expressions. So prokaryotes में कहाँ होता है, प्रोकैरियोट्स में होता है रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन। सो ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट मतलब ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन होने से पहले ही जो है कंट्रोल हो जाता है जीन एक्सप्रेशन का, ठीक। इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, सो एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में द एक्टिविटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एट गिवन प्रमोटर इन टर्न रेगुलेटेड बाय इंटरैक्शन विद एक्सेसरी प्रोटीन्स। अब क्या होता है, जो आरएनए पॉलीमरेज रहता है ना, सो आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी जो है बाकी दूसरे प्रमोटर भी प्रेजेंट रहते हैं, दूसरे प्रमोटर रीजन और दूसरे प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं जिसके इंटरैक्शन की वजह से उनकी चेंज होता रहता है। सो विच अफेक्ट इट्स एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज स्टार्ट साइट, और अफेक्ट करता है उसकी एबिलिटी को स्टार्ट साइट को रिकॉग्नाइज करने के लिए। दिस रेगुलेटरी प्रोटीन्स कैन एक्ट बोथ पॉजिटिवली, एक्टिवेटर्स की तरह काम कर सकते हैं या फिर नेगेटिवली काम कर सकते हैं, रिप्रेसर की तरह, ठीक है। सो जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स जो रहते हैं वो पॉजिटिवली भी काम करते हैं एक्टिवेटर की तरह और नेगेटिवली भी रिप्रेसर की तरह। The accessibility of promoter regions of prokaryotic DNA is in many cases regulated by the interaction of proteins with sequences termed operators. So क्या होता है, प्रमोटर रीजन्स का जो एक्सेसिबिलिटी रहता है प्रोकैरियोटिक डीएनए में वो रेगुलेट किया जाता है, बहुत सारे इंटरैक्शंस होता है प्रोटीन्स का जिनको बोला जाता है ऑपरेटर बोला जाता है, ठीक। द ऑपरेटर रीजन इज एडजेसेंट टू द प्रमोटर एलिमेंट्स इन मोस्ट ओपेरॉन्स एंड इन मोस्ट केसेस द सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेटर बाइंड्स अ रिप्रेसर प्रोटीन। देखो अब क्या होता है ना, जो ऑपरेटर रहता है वो प्रमोटर के पास प्रेजेंट रहता है, हमने जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट देखा था, ठीक। तो उसमें प्रमोटर रहता है, फिर एक जो जीन जो ट्रांसक्राइब करना है वो रहता है, और एक क्या रहता है, टर्मिनेटर रहता है, ठीक। सो ये जो ऑपरेटर जो रहता है ना वो प्रमोटर के पास प्रेजेंट रहता है, और वो क्या करता है, और मतलब जो ऑपरेटर के जो सीक्वेंसेस रहते हैं वो बाइंड करते हैं रिप्रेसर प्रोटीन को। सो ईच ओपेरॉन हैज इट्स स्पेसिफिक ऑपरेटर एंड स्पेसिफिक रिप्रेसर। सो हर एक ओपेरॉन का अपना स्पेसिफिक ऑपरेटर और स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल लैक ओपेरॉन इज प्रेजेंट ओनली इन लैक ऑपरेटर प्रेजेंट रहता है सिर्फ लैक ओपेरॉन में, एंड इट इंटरैक्ट्स स्पेसिफिकली विथ लैक रिप्रेसर ओनली, और वो क्या करता है, इंटरैक्ट करता है सिर्फ लैक रिप्रेसर से ही, ठीक है। सो अभी हम देखते हैं लैक ओपेरॉन को, ठीक। ये जो लैक ओपेरॉन है ये पूरा जीन रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझना, ठीक। सो लैक ओपेरॉन, the elucidation of the lac operon was also a result of close association between a geneticist, that is Francois Jacob and biochemist Jack Monod, ठीक है। हाँ, तो ये दो जो एक जेनेसिस्ट और बायोकेमिस्ट, इन दोनों ने जो है लैक ओपेरॉन को सबसे पहले डिस्कवर किया था। सो दे वर द फर्स्ट टू इल्यूसिडेट किया मतलब बताया ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम्स को, कि ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे सिस्टम किस तरह से रेगुलेट किया जाता है। सो इन लैक ओपेरॉन हियर लैक रिफर टू लैक्टोज, यहाँ पे लैक्टोज को रिफर किया जाता है। अ पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन इज रेगुलेटेड बाय अ कॉमन प्रमोटर एंड रेगुलेटरी जीन्स। सो एक स्ट्रक्चरल जीन है, ठीक। सो पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन जिसको रेगुलेट किया जाता है, एक प्रमोटर रेगुलेट करता है और कुछ रेगुलेटरी जीन्स उसको रेगुलेट करते हैं। सच अरेंजमेंट इज वेरी कॉमन इन बैक्टीरिया एंड इज रिफर टू एज ओपेरॉन, और उस अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है, ओपेरॉन बोला जाता है, जिसमें कोई एक जीन को रेगुलेट किया जाता है प्रमोटर से और कुछ रेगुलेटरी जीन से, जैसे ऑपरेटर, रिप्रेसर, इंड्यूसर, इनसे, ठीक। सो टू नेम फ्यू एग्जाम्पल सच एज लैक ओपेरॉन, कौन से होते हैं, लैक ओपेरॉन होता है, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन होता है, और दैट इज हिस्टामिन ओपेरॉन, वैलिन ओपेरॉन एक्सेट्रा, ठीक। ऐसे और तरह तरह के
ओपेरॉन्स होते हैं। द लैक ओपेरॉन कंसिस्ट ऑफ वन रेगुलेटरी जीन। सो लैक ओपेरॉन में जो है एक रेगुलेटरी जीन होता है जिसको आई जीन बोला जाता है। हियर द आई डज नॉट रिफर टू इंड्यूसर। देखो याद रखना यहाँ पे आई जो इंड्यूसर का नाम नहीं है, रादर इट वुड डिवाइड फ्रॉम वर्ड इनहिबिटर। सो आई जो है इनहिबिटर का काम करता है। सो एक रेगुलेटरी जीन रहता है दैट इज आई जीन। एंड 3 स्ट्रक्चरल जीन्स, और 3 स्ट्रक्चरल जीन्स रहते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, जेड, वाई और ए। द आई जीन कोड फॉर रिप्रेसर, और ये जो आई जीन है ना ये रिप्रेसर को कोड करेगा ऑफ द लैक ओपेरॉन। सो लैक ओपेरॉन के रिप्रेसर को कोड करेगा। जेड जीन जो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड करेगा, दैट इज बीटा गैल, विच इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसेक्राइड लैक्टोज इनटू मोनोमरिक यूनिट्स दैट इज गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। सो हमने जैसे पढ़ा था कि जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है वो क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस करेगा लैक्टोज को गैलेक्टोज और ग्लूकोज में। और वाई जीन किसको कोड करेगा, परमिएजेस को, जो कि इंक्रीज करेगा परमिएबिलिटी ऑफ सेल्स टू बीटा गैलेक्टोसाइडेज। सो सेल्स की परमिएबिलिटी को इंक्रीज करेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए। और ए जीन जो है एनकोड करेगा ट्रांस एसिटाइलेज के लिए, ठीक। हेंस ऑल द 3 जीन प्रोडक्ट्स in lac operon are required for metabolism of lactose। और ये तीनों जीन के प्रोडक्ट्स जो है ज़रूरी रहते हैं लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के लिए। In most other operons as well, the genes present in operon are needed together to function in the same or related metabolic pathways। दूसरे operons में भी ऐसी कंडीशन होती है, ठीक है। तो इसको अभी हम पहले लिखा हुआ समझते हैं। So lactose is the substrate. So lactose जो है substrate for enzyme beta galactosidase and it regulates switching on and off of the operon। और वो switch करता है। So beta galactosidase जो है, lactose जो है substrate है beta galactosidase enzyme के लिए, और वो क्या करेगा, switch on and off करेगा operon को। Hence the term as inducer, इसलिए lactose यहाँ पर inducer है। In the absence of preferred carbon source such as glucose, अगर glucose नहीं होता है, if lactose is provided in the growth medium of the bacteria, the lactose is transported into cells through action of permease, ठीक है। So remember, a very low level of expression of lac operon has to be present in cell at the time, otherwise lactose cannot enter the cells। The lactose then induces the operon in the following manner। देखो क्या होता है, अगर मीडियम में हम ग्लूकोज की जगह लैक्टोज डाल देते हैं तो ये लैक्टोज क्या होता है, थोड़ा सा लैक्टोज जो है सेल के अंदर चला जाता है परमिएज के थ्रू चला जाता है, और फिर उसके बाद जो है सेल को पता चल जाता है कि जो एनवायरनमेंट में लैक्टोज प्रेजेंट है, इसलिए फिर वो क्या करता है, इस तरह से ओपेरॉन को जो है इंड्यूस कर देता है। The repressor of operon is synthesized all the time constitutively from I gene। सो जो रिप्रेसर रहता है वो बार बार सिंथेसाइज होता रहता है आई जीन से। The repressor protein binds to operator region of the operon and prevents RNA polymerase from transcribing the operon। अब क्या होता है, जो रिप्रेसर जीन बनता है ना, तो रिप्रेसर जीन जाकर के ऑपरेटर रीजन पे बाइंड करता है ओपेरॉन के, और जिससे क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज जो है आगे के ओपेरॉन को ट्रांसक्राइब नहीं कर पाता। इन द प्रेजेंस ऑफ एन इंड्यूसर सच एज लैक्टोज और एलोलैक्टोज, लैक्टोज या एलोलैक्टोज दोनों के प्रेजेंस में रिप्रेसर इनएक्टिवेट हो जाता है बाय इंटरैक्शन विद इंड्यूसर। लैक्टोज इंड्यूसर है और इंड्यूसर रिप्रेसर पे जाकर के बाइंड करके उसको इनएक्टिवेट कर देता है। दिस अलाउज आरएनए पॉलीमरेज एक्सेस टू प्रमोटर एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड्स। इससे क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज जो है आगे बढ़ता है और ट्रांसक्रिप्शन को जो है प्रमोट कर देता है। सो एसेंशियली रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरॉन कैन आल्सो बी विजुअलाइज्ड एज रेगुलेशन ऑफ एंजाइम सिंथेसाइज बाय इट्स सबस्ट्रेट, ठीक है। अभी देखते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या हुआ ना, सबसे पहले देखो, सबसे पहले ये आई जीन है, आई जीन ने क्या बनाया, रिप्रेसर एमआर। देखो ये प्रमोटर रीजन है आई जीन का। फिर आरएनए पॉलीमरेज यहाँ आया, इसने जो है आई जीन को ट्रांसक्राइब किया और रिप्रेसर एमआरएनए बनाया। ये रिप्रेसर एमआरएनए क्या बनाया, रिप्रेसर प्रोटीन बनाया, और ये रिप्रेसर प्रोटीन जाकर के बाइंड कर गया इस वाले रीजन पे, ऑपरेटर रीजन पे बाइंड कर गया, ठीक। जिससे क्या हो गया, इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, अगर लैक्टोज नहीं है, एनवायरनमेंट में लैक्टोज नहीं है, तो ये प्रोसेस हो जाएगा और इससे क्या हो जाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, मतलब ये आगे वाला जो जीन्स है ये ट्रांसक्राइब नहीं होंगे। जब ये आरएनए पॉलीमरेज इस प्रमोटर पे बाइंड करेगा तो ये आगे नहीं जा पाएगा और इन जीन्स को जो है वो ट्रांसक्राइब नहीं कर पाएगा, ठीक। फिर उसके बाद क्या हुआ, अगर मान के चलो इंड्यूसर प्रेजेंट है, मतलब लैक्टोज प्रेजेंट है, तो ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ बैठा, फिर आरएनए पॉलीमरेज ने जो है आई जीन को क्या किया, आई जीन को ट्रांसक्राइब किया, रिप्रेसर एमआरएनए बनाया, रिप्रेसर एमआरएनए ने जो है रिप्रेसर प्रोटीन बनाया।
अब इंड्यूसर आया, इंड्यूसर आकर के रिप्रेसर प्रोटीन को जो है उसके ऊपर बैठ गया और उसको इनएक्टिवेट कर दिया। जैसे ही उसको इनएक्टिवेट किया तो यहाँ से आरएनए पॉलीमरेज ने जो है इसको ट्रांसक्राइब कर दिया, ZYA जीन तीनों को ट्रांसक्राइब करके जो है इसका लैक mRNA बना दिया। और फिर यही mRNA ने क्या बनाया, बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोटीन बनाया, परमिएज बनाया और ट्रांसएसाइटिलेज बनाया। ये तीनों एंजाइम्स बनाए जो कि ज़रूरी है, किसके लिए ज़रूरी है, लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए। ठीक है, तो ये था लैक ओपेरॉन का कॉन्सेप्ट। ठीक, सो रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरॉन बाय रिप्रेसर इज रिफर्ड टू एज नेगेटिव रेगुलेशन। सो लैक ओपेरॉन का रेगुलेशन होना रिप्रेसर से, उसको नेगेटिव रेगुलेशन बोला जाता है। सो लैक ओपेरॉन इज अंडर कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन एज वेल, बट इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ डिस्कशन एट दिस लेवल। देखो, जब तुम आगे BSc वगैरह करोगे तब पता चलेगा कि पॉजिटिव ओपेरॉन किस तरह से होता है। फिर आते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इंपॉर्टेंट। ठीक है, so in the preceding sections you have learnt that it is the sequence of bases in DNA that determine the genetic information of given organism. So हमने पढ़ा है कि जो DNA के जो bases रहते हैं वो genetic information determine करते हैं organisms का। So in other words, genetic makeup of an organism or an individual lies in the DNA sequences. So जितना भी genetic makeup है किसी भी individual का, organism का, वो सब DNA sequences में है। If two individuals differ, then their DNA sequence should also be different. अगर दो individual जो है डिफरेंट है तो उनके DNA सीक्वेंस भी डिफरेंट हो सकते हैं कुछ प्लेसेस पर। ठीक, सो दिस अजम्पशंस लीड टू द क्वेस्ट ऑफ फाइंडिंग आउट द कंप्लीट DNA सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम। देखो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिनकी वजह से जो है लोगों ने सोचा, साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना हम जो है पूरा DNA सीक्वेंस बनाए ह्यूमन का जितना भी जीनोम है पूरा उसका DNA सीक्वेंस निकालते हैं। With the establishment of genetic engineering techniques where it is possible to isolate and clone any piece of DNA and availability of simple and fast techniques for determining DNA sequences, a very ambitious project of sequencing human genome project launched in 1990. देखो, जैसे जैसे एडवांसमेंट्स हुई जेनेटिक इंजीनियरिंग की प्रोसेसेस में, जैसे कि आइसोलेट करना DNA को, उसको क्लोन करना, मतलब 1 से 2 DNA बनाना और उसके DNA सीक्वेंसेस को पता करना, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के जो है उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया 1919 में, जिसमें क्या किया गया, सीक्वेंस किया गया ह्यूमन जीनोम को, और इस प्रोजेक्ट को बोला गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। बहुत गंदा था ये। ओके, सो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है, सो वॉज कॉल्ड एज मेगा प्रोजेक्ट, और उसको बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट था। So you can imagine the magnitude and requirement for project if we simply define the aims of the project. So अब इस project की requirement और उसकी aims क्या थी, ठीक। So human genome is said to have approximately 3 into 10 to the power 9 base pair. So इतना बड़ा है human का genome. And if cost of sequencing required is, कितना sequencing का cost है, $3 per base pair. The estimate cost in the beginning. So the total estimated cost of the project would be approximately $9 billion. So पूरे इसका cost कितना था, $9 billion था। इसको इससे multiply करो, आ जाएगा। Further, if the obtained sequences were be stored in typed form in books, अगर books में उसको store करना है, if each page of book contained 1000 letters, अगर एक पेज में 1000 letters आते हैं तो book contain 1000 pages, और एक बुक में 1000 पेजेस है तो इतने सारे बुक चाहिए होंगे। 3300 बुक्स जो है वुड बी रिक्वायर्ड टू स्टोर इन्फॉर्मेशन ऑफ DNA सीक्वेंस। तो इतने सारे बुक में जो है इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जा सकता है फॉर अ सिंगल ह्यूमन सेल, एक सिर्फ सिंगल सेल के लिए। The enormous amount of data expected to be generated also necessitate the use of high-speed computational devices for data storage and retrieval and analysis. देखो, अभी देखो इतना सारा तो किताब पे लिख नहीं सकते, तो इसके लिए क्या चाहिए होगा, हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइसेस चाहिए होंगे डेटा स्टोरेज के लिए, उसके रिट्रीवल के लिए और उसके एनालिसिस के लिए। सो HGP वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ न्यू एरिया इन बायोलॉजी कॉल्ड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत अच्छा, मतलब बहुत स्कोप वाला एरिया है। सो HGP की वजह से, मतलब ऐसे सीक्वेंसेस की वजह से ही जो है एक नया बायोलॉजी का एक फील्ड निकला जिसको बोला गया बायो इन्फॉर्मेटिक्स। अब आते हैं गोल्स ऑफ HGP। Some of the important goals of SGP were as follows. First, identify all approximately 20,000 to 25,000 genes in human DNA. सबसे पहले कि 20 से 25,000 तक के सारे जीन्स को जो आइडेंटिफाई करना है ह्यूमंस में। डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर दैट मेक अप ह्यूमन DNA। 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर का पूरा सीक्वेंस को बनाना है।
स्टोर दिस इन्फॉर्मेशन इन डेटाबेसेस, और इस इन्फॉर्मेशन को डेटाबेसेस में स्टोर करना है। इम्प्रूव टूल फॉर डेटा एनालिसिस, और ऐसे टूल्स को इम्प्रूव करते जाना है जो डेटा को एनालाइज कर सके। ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू अदर सेक्टर्स सच एज इंडस्ट्रीज, और यही टेक्नोलॉजीज जो है इंडस्ट्रीज वाले सेक्टर्स में ट्रांसफर करना है। एड्रेस द इथिकल, लीगल एंड सोशल इशूज दैट मे अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट, और कुछ इथिकल, लीगल और सोशल इशूज भी अराइज हो सकते हैं, तो उस पर भी ध्यान देना है। तो ये सारे उसके एम्स थे। ठीक, The Human Genome Project was a 13-year project. So 13 साल चला ये प्रोजेक्ट, coordinated by US Department of Energy and National Institute of Health. किसने किया था? US Department of Energy और National Institute of Health दोनों ने किया था. During the early years of HGP, the Wellcome Trust UK, Wellcome Trust था UK का, become a major partner. Additional contributions came from Japan, France, Germany, China and others. सो क्या हो गया था ना, सबसे मतलब इसके क्या बोलते हैं, इनिशियल टाइम पे यूके का जो है वेलकम ट्रस्ट उसका पार्टनर था, और दूसरी कंट्रीज ने भी इसको ज्वाइन किया, जैसे जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना और दूसरी। द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन 2003, और 2003 में कंप्लीट हुआ। नॉलेज अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ डीएनए वेरिएशन, सो डीएनए वेरिएशंस के बारे में पता चला अमॉन्ग इंडिविजुअल्स कैन लीड टू रिवॉल्यूशनरी न्यू वेज टू डायग्नोज, ट्रीट एंड someday prevent the thousands of disease disorders that affect human beings. So इन सब चीज़ों से क्या हुआ ना, बहुत सारे वेज बनाए गए जिससे हम डायग्नोज कर सके, ट्रीट कर सके, और फिर क्या, और इन डिसीज़ को जो है, डिसीज़ के ऊपर वर्क कर सके। तो और इससे क्या होगा कि काफ़ी सारे जो है डिसऑर्डर्स के बारे में हमको पता चल सकता है और उसको हम कम कर सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन बींग्स पर बेस्ड। सो बिसाइड्स प्रोवाइडिंग क्लूज फॉर अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बायोलॉजी, लर्निंग अबाउट नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स, डीएनए सीक्वेंसेस कैन लीड टू एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर नेचुरल कैपेबिलिटीज दैट कैन बी अप्लाइड टूवर्ड सॉल्विंग चैलेंजेस इन हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एनर्जी प्रोडक्शन, एनवायरमेंटल रेमेडिएशन। देखो, सिर्फ ह्यूमन जीनोम नहीं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स का भी जीनोम को जो है उन्होंने सीक्वेंस किया था, जिससे कि हमको क्या पता चल सकता है, नेचुरल कैपेबिलिटीज के बारे में पता चल सकता है, और जो है आगे आने वाले चैलेंजेस को हम फेस कर सकते हैं, जैसे हेल्थ केयर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, एनर्जी प्रोडक्शन। सो इन सारी चीज़ों में हम उनका हेल्प ले सकते हैं। सो मैनी नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया, यीस्ट, कैनरो हैबिटाइटिस एलिगन्स, that is C. elegans, a free living non pathogenic nematode, Drosophila, the fruit fly, plants में rice and Arabidopsis etc. इन सबको सीक्वेंस किया गया था। ठीक, सो ये सारे थे बैक्टीरिया, यीस्ट, एलिगेंस था, ड्रोसोफिला थी प्लांट्स में, ठीक, राइस और एरबडियोप्सिस को किया गया था। ठीक, उसमें अब मेथोडोलॉजीज कौन सी थी? द मेथड्स इन्वॉल्व टू मेजर अप्रोचेस, दो मेजर अप्रोचेस थे। वन अप्रोच फोकस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग ऑल जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए, रिफर टू एज एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। देखो, पहली मेथड ये थी ना कि वो सारी जीन्स फाइंड करो जो कि क्या करती है, एक्सप्रेस करती है आरएनए को, मतलब एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स जिनको बोला जाता है, जो आरएनए को एक्सप्रेस करती है, आरएनए बनाती है। The other took the blind approach of simply sequencing the whole set of genome that contained all coding, non-coding sequences and later assigning different regions to sequence with functions termed as sequence annotation. दूसरा तरीका ये था कि तुम पूरा डीएनए को सीक्वेंस कर दो, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कोडिंग जीन्स, नॉन कोडिंग जीन्स सबको सीक्वेंस कर दो, उसके बाद जो है हम उनको फंक्शन असाइन करेंगे कि कौन सी जीन जो है कौन सा फंक्शन परफॉर्म करती है। इसको बोला गया सीक्वेंस एनोटेशन। एक था एक्सप्रेस टैग सीक्वेंस वाला, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग वाला, और दूसरा था सीक्वेंस एनोटेशन वाला। फॉर सीक्वेंसिंग द टोटल डीएनए फ्रॉम अ सेल इज आइसोलेटेड एंड कन्वर्टेड इनटू रैंडम फ्रेगमेंट्स। देखो, अब जो पूरे डीएनए के आइसोलेशन के लिए सबसे पहले क्या किया गया, तो जो डीएनए जो है सेल से निकाला गया, उसको आइसोलेट किया गया और उसको फ्रेगमेंट्स में तोड़ा गया, और रिलेटिवली स्मॉलर साइज, छोटे छोटे साइज के फ्रेगमेंट्स में तोड़ा गया। रिकॉल डीएनए इज वेरी लॉन्ग पॉलीमर, देयर आर टेक्निकल लिमिटेशंस इन सीक्वेंसिंग वेरी लॉन्ग पीसेस ऑफ डीएनए। देखो, लंबे लंबे पीसेस को सीक्वेंस करना मुश्किल था, इसलिए उसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ करके सीक्वेंस किया गया। एंड क्लोन्ड इन सूटेबल होस्ट यूजिंग स्पेशलाइज्ड वेक्टर, और स्पेशलाइज्ड वेक्टर को यूज करके क्लोन किया गया। द क्लोनिंग रिजल्टेड इनटू एम्प्लीफिकेशन ऑफ ईच पीस ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट so that it subsequently could be sequenced with ease. The commonly used hosts were bacteria and yeast, and the vectors were called BAC. That is bacteria artificial chromosome या yeast artificial chromosome. और जो वेक्टर्स जो यूज किए गए थे वो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम था और यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम थे। So the fragments were sequenced using automated DNA sequencers that worked on principle of method developed by Frederick Sanger.
ठीक है। उसके बाद क्या किया गया, जो सीक्वेंस जो फ्रेगमेंट्स थे उनको सीक्वेंस किया गया यूजिंग ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स को यूज़ करके, जो किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहे थे, फ्रेडरिक सैंगर ने प्रिंसिपल बनाया था उस पर वो वर्क कर रहे थे। Sanger is also credited for developing methods for determination of amino acid sequences in proteins. ठीक, so these sequences were then arranged based on some overlapping regions present in them. फिर इन sequences को arrange किया गया उनके overlapping regions के basis पर. This required generation of overlapping fragment for sequences. देखो, जो sequences overlap कर रहे थे उनको उसके basis पर arrange किया गया, फिर उन overlapping fragments को sequence किया गया. So alignment of these sequences was humanly not possible. Therefore specialized computer based programs were developed. फिर computer based programs develop किए गए जो इसको align कर सके. These sequences were subsequently annotated and were assigned to each chromosome. फिर ये sequences जो है हर एक chromosome को assign किए गए कि कौन से chromosome में कौन सा DNA sequence है. The sequence of chromosome 1 was completed only in May 2006. This was the last of 24 human chromosomes, 22 autosomes and XY. ठीक है. सो जो क्रोमोसोम नंबर 1 था वो 2006 में कंप्लीट हुआ था, जो कि जो है सबसे लास्ट क्रोमोसोम था कंप्लीट होने के लिए. ठीक, उसके बाद जो है सो अनदर चैलेंजिंग टास्क वाज असाइनिंग द जेनेटिक एंड फिजिकल मैप्स ऑन द जीनोम. ठीक है. फिर और एक जो है बड़ा टास्क ये था कि जो है असाइन करना जेनेटिक और फिजिकल मैप्स को असाइन करना जीनोम के ऊपर, मतलब कहाँ पर कौन सी जीन प्रेजेंट है उसको असाइन करना. दिस वाज generated using information on polymorphism of restriction endonuclease recognition sites. So ये किसके थ्रू किया गया, polymorphism of restriction endonuclease recognition site. So जो restriction endonuclease के recognition साइट थी उसके बेसिस पर जो है इसको जनरेट किया गया. And some repetitive DNA sequences known as microsatellites. One of the applications of polymorphism in repetitive DNA sequences shall be explained in section of DNA fingerprinting. देखो, और किसके बेसिस पर असाइन किया गया, उसके माइक्रोसैटेलाइट के. अब माइक्रोसैटेलाइट क्या है, कुछ रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस है, मतलब जैसे कि अगर ए इस तरह से कुछ रिपीटेटिव बेस पेयर्स का सीक्वेंसेस रहता है जिसके थ्रू जो है पता किया जा सकता है कि कौन सी जीन जो है, मतलब कौन सी जीन कहाँ प्रेजेंट है. और इसका जो है एक और एप्लीकेशन है वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में. अब बात है सेलिएंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम. सो ह्यूमन जीनोम की क्या सेलिएंट फीचर्स है. ठीक, सो सबसे पहला क्या है, ह्यूमन जीनोम कंसिस्ट ऑफ 3164.7 मिलियन बेस पेयर. ये तो हमने पहले ही पढ़ा. सो एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसेस. एक जीन के अंदर जो है कम से कम 3000 बेसेस रहते हैं. साइज जो है वैरी करता है. लार्जेस्ट नोन ह्यूमन जीन जो है कौन सी थी, डिस्ट्रोफिन, दैट इज 2.4 बिलियन बेस पेयर वाली सबसे लार्जेस्ट नोन जीन थी. टोटल नंबर ऑफ जीन जो है 30,000 से होता है, दैट इज मच लोअर, काफ़ी कम है. तो 80,000 से लेकर के 1,40,000 तक की जीन्स प्रेजेंट रहती है. सो ऑलमोस्ट ऑल 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसिस जो है आर एग्जैक्टली द सेम इन ऑल पीपल. लगभग 99.9% सब में सेम होता है. दी फंक्शंस आर अननोन फॉर 50% ऑफ डिस्कवर्ड जीन्स. जो जीन्स पता चली है उसके लिए 50% की जीन्स के लिए फंक्शंस उनका अननोन है. सो लेस दैन 2% ऑफ जीनोम कोड फॉर प्रोटीन्स, और 2% से भी कम का जीनोम जो है प्रोटीन बनाता है. सो रिपीटेटेड सीक्वेंस मेक अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम. और कुछ रिपीटेटेड सीक्वेंस रहते हैं वो बहुत बड़ा लार्ज जो है पोर्शन बनाते हैं ह्यूमन जीनोम का, रिपीट होते जाते हैं टाइम टू टाइम. सो रिपीटेटेड सीक्वेंसेस आर स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस दैट आर रिपीटेड मेनी टाइम्स. सो बार बार जो है वो रिपीट होते हैं डीएनए के सीक्वेंस. समटाइम्स 100 to 1000 टाइम, 100 से लेकर 1000 टाइम तक रिपीट होते हैं. दे आर थॉट टू हैव नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शंस. उनका कोई कोडिंग फंक्शन नहीं होता है, बट दे शेड लाइट ऑन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड डायनामिक्स एंड इवोल्यूशन. सो ये क्या बताते हैं, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम का डायनामिक्स और उसका इवोल्यूशन के बारे में बताते हैं. सो क्रोमोसोम 1 हैज़ मोस्ट जीन्स. क्रोमोसोम 1 में सबसे ज़्यादा जीन्स है, दैट इज 2968, और Y हैज़ फीवेस, दैट इज 231. Scientists have identified about 1.4 million locations where single base DNA differences, SNPs, that is single nucleotide polymorphism, मतलब एक बेस पेयर में चेंज होना है जिसको बोला जाता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म. उन्होंने देखा कि 1.4 मिलियन लोकेशंस में change present है, occurs in humans. This informative promises to revolutionize the process of finding chromosomal location for disease associated sequence and tracing human history. So इससे क्या कर सकते हैं, इससे हम पता कर सकते हैं कि disease associated जो है क्रोमोसोमल प्रॉब्लम कहाँ है.
ठीक है, और ह्यूमन हिस्ट्री को भी हम पता कर सकते हैं। फिर आते हैं एप्लीकेशंस और फ्यूचर चैलेंजेस। सो deriving meaningful knowledge from DNA sequences will define research through the coming decades, leading to our understanding of logical system। देखो देखो, जैसे जैसे हमको बायोलॉजिकल सिस्टम्स के बारे में पता चलता है डिकेड टू डिकेड, सो उससे क्या हो जाएगा, डीएनए के बारे में जो हमारा नॉलेज है वो और बढ़ता जाएगा। दिस एनमोरस टास्क विल रिक्वायर द एक्सपर्टाइज एंड क्रिएटिविटी ऑफ टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ साइंटिस्ट। इसके लिए क्या चाहिए होगा, एक्सपर्टाइज चाहिए, मतलब एक्सपर्ट साइंटिस्ट चाहिए होगी और उनकी क्रिएटिविटी चाहिए होगी बहुत सारी साइंटिस्ट की, 10 to 1000 ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम वेरिड डिसिप्लिन्स इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर वर्ल्ड वाइड। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों में चाहिए होगा। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट्स ऑफ हैविंग HG सीक्वेंस मे वेल बी इनेबलिंग अ रेडिकली न्यू अप्रोच टू बायोलॉजिकल रिसर्च। देखो, जैसे ह्यूमन जीनोम का सीक्वेंस किया गया ना, वैसे ही बायोलॉजिकली जो एक नया रिसर्च का अप्रोच आया है। इन द पास्ट रिसर्चर्स स्टडीड वन और फ्यू जीन्स एट अ टाइम। पहले के टाइम पे जो रिसर्चर सिर्फ 1 या 2 जीन्स को स्टडी कर सकते थे, अब जो पूरे सीक्वेंस को, पूरे जीनोम के सीक्वेंस को स्टडी कर सकते हैं। सो विथ होल जीनोम सीक्वेंस अ न्यू हाई थ्रूपुट टेक्नोलॉजीज वी कैन अप्रोच क्वेश्चन सिस्टमैटिकली एंड ऑन अ मच ब्रॉडर स्केल। सो एक नए थ्रूपुट, इस तरह के नए थ्रूपुट की वजह से क्या हुआ है कि हम क्वेश्चंस को जो है सिस्टमैटिकली और ब्रॉडर स्केल पे जो है हम उसका आंसर ढूंढ सकते हैं। सो दे कैन स्टडी ऑल द जीन्स ऑफ जीनोम, फॉर एग्जांपल ऑल द ट्रांसक्रिप्ट्स इन अ पर्टिकुलर टिश्यू और ऑर्गन और ट्यूमर। सो सारे जीन्स को जो है स्टडी किया जा सकता है, जिसे ट्रांसक्रिप्ट्स हो गए किसी टिश्यू या ऑर्गन या फिर ट्यूमर में। हाउ इट इज़ हाउ टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जीन्स एंड प्रोटीन्स वर्क टुगेदर, कि किस तरह से जीन्स और प्रोटीन्स एक दूसरे के साथ मतलब काम करती है, इंटरकनेक्टेड कैसे है नेटवर्क्स, और ऑर्केस्ट्रेट द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। केमिस्ट्री ऑफ लाइफ भी हम पता कर सकते हैं। ठीक है, सो फिर आते हैं एक नए टॉपिक पे, दैट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। As stated in the preceding sections, 99.9% of base sequence among humans is same। देखो 99.9 बेस परसेंट ह्यूमन में जो है सेम रहता है। अज्यूमिंग ह्यूमन जीनोम जो है 10 to the power 3 into 10 to the power 9 बेस पेयर का है। इन हाउ मेनी बेस सीक्वेंस वुड बी द डिफरेंस, और कितने में डिफरेंस होगा ये पता करना। इट इज दिस डिफरेंसेस इन सीक्वेंस ऑफ डीएनए विच मेक एवरी इंडिविजुअल यूनिक इन देयर फिनोटिपिक अपीयरेंस। सो यही डिफरेंस रहता है डीएनए में कि जिसकी वजह से जो है हर एक इंसान का अपना एक यूनिक फिजिकल टाइप होता है। ठीक है, if one aims to find out genetic differences between two individuals or among individuals of a population, sequencing the DNA every time would be a daunting and expensive task। देखो अभी देखो, जैसे कि हमने बोला कि हर एक इंडिविजुअल में डिफरेंस होता है, तो अब हम हर एक इंडिविजुअल का डीएनए सीक्वेंस तो नहीं पता कर सकते, डिफरेंस के लिए नहीं कर सकते। सो इमेजिन ट्राइंग टू कंपेयर दो सेट्स, मतलब इतने सारे बेस पेयर के हम 2 सेट्स को जो है कंपेयर कर रहे हैं। सो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज वेरी क्विक वे टू कंपेयर द डीएनए सीक्वेंस ऑफ 2 इंडिविजुअल्स। किसी भी 2 इंडिविजुअल्स के डीएनए सीक्वेंसेस को जो है कंपेयर करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज किया जाता है। सो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक रीजन्स इन डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड रिपीटेटिव डीएनए। देखो क्या होता है ना, जो ये रिपीटेटिव डीएनए जो रहता है वो क्या होता है कि सीक्वेंसेस रहते हैं, स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए रहता है जो कि रिपीट किया जाता है बहुत सारे टाइम पर। सो हर एक सेल के अंदर, हर एक जीनोम के अंदर ये जो रिपीटेटिव डीएनए रहता है ना, ये बार बार रिपीट होता है। तो इस रिपीटेटिव डीएनए की मदद से जो है हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं। ठीक, सो दिस रिपीटेटिव डीएनए आर सेपरेटेड फ्रॉम बल्क जीनोम डीएनए एज डिफरेंट पीक्स ड्यूरिंग डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। और ये रिपीटेटिव डीएनए को जो है बल्क डीएनए, बाकी का जो बड़ा सा मोटा सा जीनोम का डीएनए, उससे हम सेपरेट कर सकते हैं ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसमें जो है रिपीटेटिव डीएनए की डेंसिटी कम होने की वजह से वो ऊपर लेयर में आते हैं और बाकी जो है बल्क डीएनए नीचे की लेयर में आता है। ठीक, so the bulk DNA forms a major peak and the other small peaks are referred to as satellite DNA। और जो बल्क डीएनए जो रहता है, पूरा जीनोम का जो डीएनए रहता है वो क्या बनाते हैं, मेजर पिक बनाते हैं, और बाकी का जो छोटे छोटे जिसके पिक्स रहते हैं उसको सैटेलाइट डीएनए बोला जाता है। सो डिपेंडिंग ऑन बेस कंपोजिशन, दैट इज AT रिच, GC रिच, लेंथ ऑफ सेगमेंट एंड नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स, द सैटेलाइट डीएनए इज क्लासिफाइड इनटू मेनी कैटेगरीज। देखो इन मतलब एटी रिच है कि जीसी रिच है, या फिर मतलब लेंथ कितना है सेगमेंट का, नंबर कितना है रिपीटेटिव यूनिट्स का, इसके बेसिस को जो है सैटेलाइट डीएनए को जो है क्लासीफाई किया गया है माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट, और भी होते हैं तरह तरह के। दिस सीक्वेंसेस जो है नॉर्मली डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन, ये कोई प्रोटीन नहीं बनाते हैं, बट दे फॉर्म अ लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम, लेकिन ह्यूमन जीनोम का एक लार्ज पोर्शन है।
दिस सीक्वेंस शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो ये क्या शो करता है, हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म को शो करता है और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस का फॉर्म करता है। सिंस डीएनए फ्रॉम एवरी टिश्यू सच एज ब्लड, हेयर फॉलिकल्स, स्किन, बोन, सलाइवा, स्पर्म एक्सेट्रा फॉर्म एन इंडिविजुअल show the same degree of polymorphism, they become very useful identification tool in forensic applications। देखो, सो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किसी भी टिश्यू से जो है हम अगर सेल को निकालते हैं तो उसमें ये जो है ये मतलब उनमें पॉलीमॉर्फिज्म होता है। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब चेंज। सो डिफरेंट सेल्स में जो डिफरेंट इंडिविजुअल के सेल्स में चेंज होता है डीएनए में। तो इस चेंज की वजह से जो है हम फॉरेंसिक साइंस में जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से दो इंडिविजुअल को पता कर सकते हैं, कि डिफरेंस पता कर सकते हैं और सेम है वो पता कर सकते हैं। Further, as the polymorphisms are inheritable from parents to children, DNA fingerprinting is the basis of पैटर्निटी टेस्टिंग इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स। अगर डिस्प्यूट होता है तो उसमें अगर मतलब किसी पेरेंट को जानना है कि उनका यही बच्चा है करके, तो जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो ये पॉलीमॉर्फिज्म है ये इनहेरिटेबल होता है। अगर वो पेरेंट में है तो वो चिल्ड्रन में होगा ही होगा। As polymorphism in DNA sequence is the basis of genetic mapping of human genome as well as DNA fingerprinting, it is essential that we understand what DNA polymorphism means in simple terms. Polymorphism जो है वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल अराइजेज ड्यू टू म्यूटेशंस। देखो, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? वेरिएशन मतलब चेंज होता है जेनेटिक लेवल पे जो म्यूटेशंस की वजह से होता है। और ये पॉलीमॉर्फिज्म क्या करता है? जेनेटिक मैपिंग के लिए यूज़ किया जाता है और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए। ठीक है, ओके। So new mutations may arise in individuals either in somatic cells or in germ cells। देखो, somatic cells या फिर germ cells में दोनों में जो है mutations हो सकते हैं। If a germ cell mutation does not seriously impair individual's ability to have offspring who can transmit the mutation, it can spread to the other members of population। अगर देखो जर्म सेल में म्यूटेशन होता है तो वो जो है म्यूटेशन स्प्रेड हो सकता है उनके पॉपुलेशन में, मतलब उनके चिल्ड्रन में जो है स्प्रेड हो सकता है। एलिलिक सीक्वेंस वेरिएशन हैज ट्रेडिशनली बीन डिस्क्राइब्ड एज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म if more than one variant, that is allele at locus, occurs in human population with a frequency greater than 0.1। देखो क्या होता है ना, जैसे कि जो है एलिलिक सीक्वेंस वेरिएशन होता है, मतलब एलील के सीक्वेंस में वेरिएशन होना। देखो, एक जीन का दो एलील होता है तो एक एलील में अगर डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म हो जाता है तो वो क्या होता है? ये काफ़ी कम पॉपुलेशन में होता है, दैट इज 0.01% के पॉपुलेशन में होता है। इन सिंपल टर्म्स, if an inheritable mutation is observed in a population at high frequency, it is referred to as DNA polymorphism। सो अगर क्या होता है, कुछ एक इनहेरिटेबल म्यूटेशन को देखा जाता है एक पॉपुलेशन में एट हाई फ्रिक्वेंसी पर, जैसे उस म्यूटेशन को देखा जाता है तो उस म्यूटेशन को बोला जाता है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। The probability of such variation to be observed in non-coding DNA sequence would be higher as mutations in these sequences may not have any immediate effect or impact in an individual's reproductive ability। देखो, जो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म जो है एक इस तरह का वेरिएशन होता है या फिर म्यूटेशन होता है जिसमें क्या होता है ना, इंडिविजुअल के रिप्रोडक्टिव एबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। These mutations keep on accumulating generations after generations and form one of the basis variability of polymorphism। तो कोई जनरेशन टू जनरेशन से म्यूटेशन सिर्फ एक्यूमुलेट होते रहते हैं और इससे क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म होता है, बस, बाकी इसका कोई और इफेक्ट नहीं है। There is a variety of different types of polymorphisms ranging from single nucleotide change to very लार्ज स्केल चेंजेस। एक छोटे सिंगल न्यूक्लियोटाइड से लेकर के बहुत बड़े बड़े स्केल्स तक का जो है चेंज होता है इस पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू। फॉर इवोल्यूशन एंड स्पेसिएशन सच पॉलीमॉर्फिज्म प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड यू विल स्टडी इन डिटेल्स। देखो, इवोल्यूशन और स्पेसिएशन के लिए, मतलब किसी भी स्पीशीज को पता करने के लिए ये पॉलीमॉर्फिज्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसको जो है हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज इनिशियली डेवलप्ड बाय एलेक्स जेफरी ने डेवलप की थी। सो ही यूज्ड सैटेलाइट डीएनए को यूज़ किया गया एज प्रोब दैट शो वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। सो सैटेलाइट डीएनए जो है एक ऐसा मतलब डीएनए का सीक्वेंस है जो कि क्या है, सबसे ज़्यादा पॉलीमॉर्फिज्म को शो करता है। इट वॉज कॉल्ड एज वेरिएबल नंबर of tandem repeats, VNTR बोला गया, variable number of tandem repeat। The technique as used earlier involved southern blot hybridization using radio labeled VNTR as a probe। देखो, इसमें क्या किया गया, सदर्न ब्लॉटिंग भी यूज किया गया जिसमें एक प्रोब लगाया गया। प्रोब कौन सा था? रेडियो लेबल्ड VNTR का प्रोब था, जिसने जो है VNTR पे जाकर के बाइंड किया और VNTR को सेपरेट किया बाकी के डीएनए से।
तो इसकी प्रोसेस क्या है, पहले आइसोलेट किया जाता है डीएनए को, फिर डीएनए को डाइजेस्ट किया जाता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से जो डीएनए को कट करता है, फिर सेपरेशन किया जाता है डीएनए फ्रेगमेंट का इलेक्ट्रोफोरेसिस से। उसके बाद क्या किया जाता है, ट्रांसफरिंग दैट इज ब्लॉटिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन्स। फिर डीएनए ब्लॉटिंग किया मतलब सडन ब्लॉटिंग किया जाता है, जिसपे जो है डीएनए फ्रेगमेंट्स को ट्रांसफर किया जाता है सिंथेटिक मेम्ब्रेन पे, जैसे नाइट्रोसेल्यूलोज या फिर नायलॉन की मेम्ब्रेन। फिर हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है यूजिंग लेबल्ड वीएनटीआर प्रोब से, डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स। फिर हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स का डिटेक्शन किया जाता है बाय ऑटो रेडियोग्राफी। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या है। सो जो द वीएनटीआर बिलोंग्स टू क्लास ऑफ सैटेलाइट डीएनए। सो सैटेलाइट डीएनए की क्लास पे बिलोंग करता है वीएनटीआर, जो कि क्या है, मिनी सैटेलाइट है। A small DNA sequence is arranged randomly in many copy numbers। एक छोटा डीएनए सीक्वेंस रहता है जो बार बार जो है कॉपी होते रहता है। द कॉपी नंबर वेरीज फ्रॉम क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम, और ये कॉपी नंबर क्रोमोसोम से क्रोमोसोम पे वेरी होता है इन एन इंडिविजुअल। द नंबर्स ऑफ रिपीट शो वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। जितना वो रिपीट होगा उतना ज़्यादा पॉलीमॉर्फिज्म वो शो करेगा। As a result, the size of VNTR varies in size from 0.1 से 20 kb। So 0.1 से 20 kb तक जो है VNTR का साइज होता है। Consequently, after hybridization with VNTR probe, the auto radiogram gives many band of different size. These bands give a characteristic pattern for an individual DNA। देखो क्या होता है, जैसे VNTR पे प्रोब जाके बाइंड करता है और उसको जब ऑटो रेडियोग्राम से जब देखा जाता है ना, तब उस टाइम पे जो है ऐसे बैंड्स को शो करता है। इस तरह के डिफरेंट साइज के बैंड्स दिखते हैं, कुछ मोटे होते हैं, कुछ पतले होते हैं। तो इस साइज के जो है बैंड्स दिखते हैं, और ये बैंड्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं, VNTR को रिप्रेजेंट करते हैं। इट डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन एक्सेप्ट इन केस ऑफ मोनोजाइगोटिक दैट इज आइडेंटिकल ट्विंस। और ये पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन जो है ये चीज़ डिफरेंट होती है, बस मोनोजाइगोटिक ट्विंस में जो है वो सेम होता है। The sensitivity of the technique has been increased by use of polymerase chain reaction। इसको PCR से जो है इंक्रीज किया जाता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। Consequently, DNA from a single cell is enough to perform DNA fingerprinting analysis। एक सिंगल सेल से DNA निकाल के हम DNA fingerprinting कर सकते हैं। In addition to application in forensic science, it has much wider application। So इसके और भी जो है wider applications है, जैसे कि और क्या है, in determining pollution and genetic diversities, currently many different probes are used to generate DNA fingerprintings। और भी different probes यूज़ की जाती है, जैसे fluorescent probes हो गए और भी तरह तरह के। ठीक है, अभी हम देखो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। सो ये देखो, ये रहा पैरेंटल क्रोमोसोम है, ठीक, ये जो है पैटर्नल क्रोमोसोम, सॉरी, और ये मैटरनल क्रोमोसोम। ठीक, उसके बाद ये भी वही पैटर्नल मैटरनल क्रोमोसोम से, और आई थिंक सो ये चिल्ड्रन का क्रोमोसोम है। ठीक, अब इन दोनों को जो है, इन दोनों क्रोमोसोम्स को जो है डाल दिया किसमें, डीएनए फ्रॉम इंडिविजुअल ए। सो ए इंडिविजुअल से डीएनए लिया, और डीएनए फ्रॉम इंडिविजुअल बी इंडिविजुअल से डीएनए लिया। ठीक है, दोनों से डीएनए लिया, और यहाँ पे एक सी, जो सी वाला जो डीएनए वो रेफरेंस डीएनए, और इसको इससे मैच करना है कि जो सी वाला जो डीएनए वो किससे मैच हो रहा है। और ये जो है यहाँ पे जो कलर में, दैट इज नंबर ऑफ शॉर्ट टैंडम रिपीट्स, ये VNTR है। सो वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स है, इसको शो करता है, और इसके ये बैंड्स है, ऑटो रेडियोग्राम पे जो है इसके बैंड शो हो रहा है। सो देखो जैसे कि सी वाला जो है इसका यहाँ पे बैंड है, बी वाले का यहाँ पे बैंड है। सो इसका यहाँ बैंड है, इसका यहाँ बैंड है, यहाँ बैंड है, यहाँ बैंड है, एंड अगेन जो है यहाँ पर बैंड है, यहाँ पर बैंड है, यहाँ पर बैंड है, यहाँ पर बैंड है, एंड दिस वन। सो इससे ये पता कर सकते हैं कि जो ये सी वाला जो है वो इसके सेम है, बी वाले के सेम है। तो मान के चलो अगर कोई क्राइम सीन है, क्राइम सीन से अगर हमको कोई बाल मिलता है, द फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो है उनको बाल मिलता है, और उनको वो बाल पता करना है वो है किसका, तो वो क्या करेंगे, बाल से डीएनए एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसको ये इसी वाले में डालेंगे, और यहाँ पे जो है सैंपल्स होंगे और भी सैंपल्स होंगे, और उसमें वो चेक करेंगे, जिसका ये बैंड सेम होगा उसका वो डीएनए, इन दोनों का सेम है, जैसे सी वाले का बी वाले का सेम है, तो ये डीएनए जो है दोनों का सेम है, मतलब दोनों सेम इंडिविजुअल है। दैट्स इट। सो इस तरह से जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को यूज़ किया जाता है, और मैटरनल और पैटर्नल में भी, उनमें भी काफ़ी सिमिलैरिटीज़ होती है बैंड्स में। ठीक है, सो ये चैप्टर जो है यही फिनिश होता है। काफ़ी लंबा चैप्टर था, बट हमने इसको कवर कर लिया। ओके, सो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को दबाना भूलिएगा मत।